मास है। हमारे सूरज का हमारे सोलर सिस्टम पर काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है। CME यानी कोरोनल मास इजेक्शंस, फ्लेयर्स और आयोनाइज्ड प्लाज्मा का हमारी सोलर सिस्टम पर होने वाला अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यू रेक्स। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल फिट फाट जबरदस्त और शानदार जिंदगी गुजारे हैं। तो आज हम आपके साथ लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में हम बताएंगे। अब्दुल्ला भाई, आज की वीडियो को हमारा क्या टॉपिक है आदित्य L1 इसरो नेक्स्ट बिग मिशन आफ्टर चंद्रयान 3 एक्सप्लेन अभी हम न्यू देखेंगे आपके साथ मिलकर। चंद्रयान 3 के बाद जो अगला मिशन है इसरो का, बहुत सारे मिशन चल रहे हैं इसरो के, उसमें से एक बहुत बड़ा मिशन है आदित्य L1 जो कि सूरज की तरफ जाने को है और सूरज के ऊपर इन्होंने जाने की कोशिश की, मतलब वहाँ करीब जाके उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, जैसे चांद के ऊपर रिसर्च चल रही है। देखेंगे आपके साथ मिलकर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक अभी एंड न्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में। सपोर्ट करना चाहते हैं आप जाके कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। भारत अब चांद तक पहुंच चुका है। अब है सूरज की बारी। चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद अब इसरो लॉन्च करने जा रहा है हमारा सन मिशन आदित्य L1। क्या है आदित्य L1? जैसे हमने चांद पर लैंड किया वैसे हम सूरज पर लैंड तो नहीं कर सकते, तो ये मिशन होगा कैसे और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम ऐसे ही भारत के रियल अचीवमेंट्स के बारे में वीडियोस बनाते हैं, लेकिन एक आसान भाषा में। लेकिन फिर भी आप में से बस 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो किया हुआ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो प्लीज वो सब्सक्राइब या फॉलो बटन क्लिक करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, क्या है आदित्य L1? 2 सितंबर 2023 ये भारत के इतिहास में एक इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि इसी दिन हम हमारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या है आदित्य L1? आसान भाषा में समझते हैं। आदित्य मीन्स आवर सन, लेकिन ये L1 क्या है? L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। स्कूल में साइंस में न्यूटन की ग्रेविटी ने सबको सताया होगा, बाकी कुछ याद हो या ना हो, न्यूटन का थर्ड लॉ सबको याद होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। स्पेस में भी ये रूल फॉलो होता है। आसान भाषा में समझा जाए तो अगर सूरज की ग्रेविटी पृथ्वी को अफेक्ट करती है तो पृथ्वी की ग्रेविटी भी सूरज को अफेक्ट करती है। पृथ्वी और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे से टग ऑफ वॉर का खेल खेलते रहता है और एक पॉइंट ऐसा होता है जहां दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ऐसे टोटल 5 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे नाम दिए गए। L2 पॉइंट पर नासा का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जो हमारे यूनिवर्स की ऐसी ब्यूटीफुल इमेजेस कैप्चर करता है। ये L पॉइंट स्पेशल होते हैं और इसीलिए इन्हें स्पेस मिशंस के लिए चुना जाता है। होगा ये कि L1 पॉइंट पर होने वाला पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स और सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, जिससे आदित्य L1 को ऑर्बिट में रहने में आसानी होगी। L1 सूरज को ऑब्जर्व करने के लिए मानो एक फ्रंट रो सीट है, जहां से सूरज का 24/7 व्यू मिलता है। सोलर एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि L1 पॉइंट पर स्टडी रहने के लिए हमें सबसे कम फ्यूल लगता है, और इसरो वाले तो है ही एफिशिएंट। जब भी पैसे या फ्यूल बचाने की बात आती है तो हमारा नंबर सबसे ऊपर आता है। आदित्य L1 में 7 पेलोड्स यानी उपकरण है, जिनमें से 4 सूरज को स्टडी करेंगे और 3 L1 पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके उनके नाम यहाँ पढ़ सकते हैं। हम उनके फंक्शंस के बारे में फ्यूचर में एक और वीडियो जरूर बनाएंगे। मिशन के नाम का मीनिंग समझने के बाद मिशन के ऑब्जेक्टिव्स मोर और लेस समझ ही जाते हैं। इस मिशन के थ्रू हमें सूरज और L1 पॉइंट दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। चांद पर लैंड करना एक बात है, सूरज पर लैंड तो नहीं कर सकते। सूरज के सरफेस का तापमान ऑन एन एवरेज 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। चांद हमसे कुछ 3,80,000 किलोमीटर दूर है। सूरज हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन आदित्य L1 को इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम L1 पॉइंट तक ही जाएंगे, जो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी चंद्रयान से 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस हम इस मिशन में कवर करेंगे। लॉन्च को मिलाकर इस मिशन की कॉस्ट कुछ 400 करोड़ होगी। सनलाइट को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं, लेकिन आदित्य L1 को इस L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए 4 महीने लगेंगे। जहां चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिनों के लिए एक्टिव रहने वाला है, आदित्य L1 पूरे 5 सालों के लिए एक्टिव होगा। L1 पॉइंट पर हम अकेले नहीं है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोहो यानी सोलर हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट वहां ऑलरेडी मौजूद है। चैप्टर 2, सूरज इंपॉर्टेंट क्यों? अब आप सोचेंगे, वेट, चंद्रयान एटलीस्ट मून पर लैंड करने जा रहा था, तो वो वहाँ की सॉइल वगैरह जांच कर सकता है, वहाँ का टेम्परेचर देख सकता है, फ्यूचर में ह्यूमंस को वहाँ कॉलोनी बसाने के लिए इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट कर सकता है। लेकिन आदित्य L1
ना ही सूरज पर लैंड करेगा, ना ही सन के ज्यादा करीब जाएगा। सूरज को देखना ही है तो गॉगल्स पहन के भी तो देख सकते हैं। तो सूरज के थोड़ा सा पास जाने से क्या फर्क पड़ता है? आदित्य L1 मिशन काफी लंबा है और उसके ऑब्जेक्टिव्स काफी इंटरेस्टिंग। उनमें से मेरे 3 फेवरेट ऑब्जेक्टिव्स की कहानी आपको सुनाता हूँ। नंबर 1, आदित्य L1 सूरज के कोरोना को स्टडी करेगा। कोरोना सूरज का एकदम आउटर मोस्ट लेयर होता है। सोलर इक्लिप्स के फोटोज में आपको दिखने वाली ये बॉर्डर सन का कोरोना है, लेकिन ये लेयर काफी इंटरेस्टिंग है। आपने कभी कैंपिंग की होगी तो देखा होगा कि आग से हम जितना दूर जाते हैं उतनी ही गर्मी कम होती है। सूरज के बीचों बीच उसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, वहां गर्मी सबसे ज्यादा होती है। लॉजिक यही कहता है कि कोर से जितना दूर जाओ उतनी गर्मी कम होगी। ऑन एन एवरेज सरफेस टेम्परेचर कुछ 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, बस उतना ही। कोरोना उसके सरफेस के बाहर होता है, लेकिन पता है कि कोरोना का टेम्परेचर क्या होता है? 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये कौन सा लॉजिक है? इसे कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। ये ऐसा क्यों होता है इसके बारे में अलग अलग थियोरीज है, लेकिन अभी भी ये एक मिस्ट्री है। नंबर 2, सोलर स्टॉर्म्स का स्टडी। ये सोलर स्टॉर्म्स क्या भला है? सोलर स्टॉर्म्स इंपॉर्टेंट कॉस्मिक इवेंट्स होता है। माइनर सोलर स्टॉर्म्स आते रहते हैं, लेकिन अगर एक मेजर सोलर स्टॉर्म आता है तो पृथ्वी की वाट लग जाएगी। आई एम नॉट इवन किडिंग। इसे कैरिंगटन इवेंट कहते हैं, जो लास्ट टाइम 1859 में हुआ था। ऐसे ही एक सोलर स्टॉर्म ने जस्ट 2012 में पृथ्वी को मिस कर दिया था। सन को ऑब्जर्व करने से हमें ये सोलर स्टॉर्म्स प्रेडिक्ट करने में मदद होगी, और यही काम इसरो करना चाहता है। नंबर 3, इमेजिन अगर जहाज को समंदर में लंबे सफर के लिए जाना है तो समंदर के वेदर का अंदाजा लगाना इंपॉर्टेंट होता है। वैसे स्पेस मिशंस के लिए हमें स्पेस वेदर को समझना होगा। यू सी, हमारा सूरज पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूरज में 13 लाख पृथ्वी जैसे प्लैनेट समा जाएंगे, और हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मास हमारे सूरज में ही है। यानी हमारे सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट्स, मून वगैरह मिला जुला कर सिर्फ 0.14% मास है। हमारे सूरज का हमारे सोलर सिस्टम पर काफी बड़ा इंपैक्ट होता है। CME यानी कोरोनल मास इजेक्शंस, फ्लेयर्स और आयोनाइज्ड प्लाज्मा का हमारी सोलर सिस्टम पर होने वाला इंपैक्ट हमें हमारी फ्यूचर ट्रिप्स प्लान करने में हेल्प करेगा। चैप्टर 3, ये मिशन इंपॉर्टेंट क्यों? चंद्रयान 3 भारत के लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अब ये प्रूव हो गया है कि हम किसी और सेलेस्टियल बॉडी पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है क्रैश किए बगैर हम किसी पेलोड को सेफली वहां तक पहुंचा सकते हैं। अगर हमें फ्यूचर में ह्यूमन मिशंस प्लान कर रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बड़ी होगी। ये एक अलग किस्म का चैलेंज होता है क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत हाई होते हैं और फेलियर का चांस 0। इसीलिए हमसे पहले सिर्फ 3 देशों ने ही सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की थी, अमेरिका, रशिया और चाइना। देखा जाए तो ये तीनों इकोनॉमीज भारत से काफी बड़ी हैं, लेकिन फिर भी कम बजट के बावजूद सॉफ्ट लैंडिंग करना और हमारे सारे पेलोड्स को सेफली चांद तक पहुंचाना इस बात की मिसाल है कि हमारे साइंटिस्ट किसी से कम नहीं। अगर आप हमारा चंद्रयान 3 का कवरेज देखना चाहते हैं तो हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आदित्य L1 इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये हमारा सबसे पहला सन फोकस्ड मिशन होने वाला है। हमसे पहले अमेरिका का पार्कर सोलर प्रोब, ESA का सोलर ऑर्बिटर मिशन और चाइना का एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन लॉन्च हुआ। साथ ही साथ रशिया, जर्मनी, UK और जापान ने भी अपने मिशंस लॉन्च किए। यानी हर इंपॉर्टेंट देश ने सूरज का पृथ्वी पर होने वाला इम्पैक्ट स्टडी करने की कोशिश की है। भारत पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होने वाला है। सूरज सोलर मैक्सिमा यानी हाई सोलर एक्टिविटी और सोलर मिनिमा यानी लो सोलर एक्टिविटी के फेजेस से गुजरता रहता है। ये साइकिल्स हर 11 सालों में रिपीट होते रहते हैं, जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पृथ्वी पर होता है। सूरज हमारी पृथ्वी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। 180 पीटावाट एनर्जी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है, जिसमें से 30% अब्सॉर्ब होती है और 70% रिफ्लेक्ट होती है। एनर्जी को ऑब्जर्व करना हमें एज अ स्पीशीज प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्पेस अमीर देशों का खेल है, लेकिन विक्रम साराभाई एक विजनरी थे। उन्होंने इसरो इसी विजन से सेटअप किया है कि हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे और आपके डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व करने में करे। इसीलिए इसरो ने इनसैट सैटेलाइट्स डेवलप की, जिनसे टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्ट होता है। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज मॉनिटर होता है। पृथ्वी में होने वाले बदलाव के बारे में हमें पता चलता है। ग्राउंड वाटर डेटा किसानों तक पहुंचता है। वेदर पैटर्न्स डिटेक्ट होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। नाविक हमें नेविगेशन में मदद करता है। आज तक हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन से हमारे प्लेनेट के बारे में जाना। अब हमारे एम्बिशंस बड़े हो रहे हैं। अब हम दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज को भी स्टडी कर रहे हैं, हमारे झंडे को और ऊंचा ले जा रहे हैं। ये
हर इंडियन के लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। अगर आप इसरो को आदित्य L1 के लिए विश करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ऑल द बेस्ट स्पैम कर दीजिए, क्योंकि आपको ये कार्टून तो याद होगा जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने मंगलयान के बाद लॉन्च किया था। शायद इस कार्टून को अब अपडेट करने की जरूरत है, जहां हम एलीट क्लब में घुसना नहीं चाहते, हम खुद अपने आप में एक एलीट क्लब बन चुके हैं, और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप में से कई लोगों ने उस ज्वाइन बटन पर भी क्लिक किया है और हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, उसके लिए दिल से थैंक यू। आप हमारे सारे सपोर्टर्स के नाम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और अगर आप भी ऐसे ही हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और आपका नाम हमारे वीडियो में देखना चाहते हैं तो उस ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको चंद्रयान के बारे में अपडेट चाहिए, अलग अलग पेलोड्स की जानकारी चाहिए, तो उसके बारे में भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था आदित्य L1 के बारे में, अभी न्यू ने जो बनाया बड़ा इंटरेस्टिंग था। उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखा होगा, जैसे हमने भी आपके साथ सीखा L1, L2, L3, L4 एंड L5। लेकिन ये जो मिशन है आदित्य का, ये L1 तक का है, जो कि L1 एक स्पेसिफिक पॉइंट है अर्थ सूरज के बीच का, वहाँ से आगे सूरज को स्टडी करेगा। इसका पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो कोरोना की लेयर को स्टडी करना है, और दूसरा फिर सोलर स्टॉर्म्स हैं उनको स्टडी करना है। तो ये तो अब मिशन है जो कि अभी लॉन्च 2 सितंबर की बात कर रहे होएगा। तो देखते हैं किस तरह का परफॉर्म करता है, किस तरह की इसकी आती है। उम्मीद है बेहतरी की उम्मीद करते हैं। जैसा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और जाके सॉफ्ट लैंडिंग भी की है, तो ये भी अपने जो टारगेट है वहाँ तक पहुँच पाएगा। बिल्कुल। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि मोहम्मद अहमद से मैं शेयर करना चाह रहा था कि इस तरह की चीज़ों में कि जब हम देखते हैं ना आम चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं, इस तरह नहीं है जिस तरह हमें नज़र आती हैं। ऐसे जैसे कि सूरज की जो लाइट है हमारे तक पहुंचती है, उसको पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं इस डिस्टेंस की वजह से। स्पीड ऑफ लाइट तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की है, तो हमें 8 मिनट जो हमें सूरज नज़र आता है ना, जो सूरज की बात है, चांद की नहीं, सूरज की, क्योंकि सूरज ज़्यादा दूर है। चांद की जो लाइट है वो उसका और सीन है उसकी टाइमिंग का। जो सूरज की लाइट है जो हम देखते हैं, सूरज हमें नज़र आता है ना, वो हमें 8 मिनट डिले का सूरज नज़र आता है, वो नीचे जा चुका होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगता है और उसकी एक स्पेसिफिक स्पीड है जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट सफ़र करती है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। कोई भी पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक लाइट आएगी तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ही थोड़ा सा है, तो ये तो 1 किलोमीटर भी नहीं है, तो ये 1 फुट है, तो इसलिए फ़ौरन लाइट पहुँच जाती है। तो ये डिस्टेंस इतना लंबा है ज़मीन से अर्थ तक कि वो जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे आके पड़ती नहीं है तो वो नज़र नहीं आती। तो सूरज की ऐसे लाइट यहाँ आने में 8 मिनट लगते हैं, तो 8 मिनट डिले का हमें सूरज नजर आता है। जब भी हम देखते हैं ना, 8 मिनट पहले का वर्जन होता है, वो नीचे जा चुका होता है, या अगर ऊपर आ रहा है तो ऊपर आ चुका होता है, या अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे तो उससे वो आगे जा चुका है, लेकिन हमें वहाँ पे नज़र आ रहा है 8 मिनट के डिले के साथ, क्योंकि जो डिस्टेंस और स्पीड ऑफ लाइट का जो खेल है बीच में। और इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट के खेल की जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि जो उन्होंने बीच में बताया कि नासा की जो एक सैटेलाइट है, जेम्स वेब जो सैटेलाइट है, टेलीस्कोप जो है, वो पास्ट में देखेगी कि पास्ट में हुआ क्या। हाँ, और ऐसे ही वो हैवी सैटेलाइट है, और पास्ट में वो कैसे देखेगी, वो पास्ट में ऐसे देखेगी कि इसी मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए लाइट के स्पीड ऑफ लाइट, जब लाइट एक जगह से आती है, अभी मैं नज़र आ रहा हूँ तुझे, इसलिए नज़र आ रहा हूँ क्योंकि लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है, और मेरे ऊपर पड़ने के बाद फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर तेरी आंखों में जा रही है और फिर तुझे नज़र आ रहा है। यानी खेल क्या हुआ, हमें नज़र कैसे आता है, लाइट से। तो इसी तरह जो लाइट होती है वो ख़त्म नहीं होती, एक बार जा रही है ना कहीं पे तो वो जाती रहती है, जब कहीं पे टकराती है फिर नज़र आती है। तो जो यहाँ पे सब पास्ट में हुआ है ज़मीन के ऊपर, पृथ्वी में हिंदी में जो इस अर्थ के ऊपर जो भी हुआ है, उसकी लाइट स्पेस में भी गई होगी, ऑब्वियस है, टकराने के बाद जगह जगह गई होगी। तो वो जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे जाके टकराएगी नहीं, तब तक वो वहाँ पे इल्यूमिनेट नहीं होगी, नज़र नहीं आएगी। अब उसके अगर हम कोई चीज़ रख दें तो वहाँ पे टकराए वो, तो हम पास्ट में देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट टेलीस्कोप हमें चाहिए कि जो लाइट यहाँ पड़ी उसके पड़ने के बाद आंखों में गई और लोगों ने देखा पास्ट में करोड़ों साल पहले के किस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, आंखों में नज़र आ रहा है, वो लाइट फिर दोबारा रिफ्लेक्ट हुई और जगह भी गई होगी। तो जहाँ जहाँ वो गई है अब उसको ट्रैक करना और उसके आगे अपना ऑब्जेक्ट लाना और उसको फिर पिक्चर करना बड़ा हैवी सीन है, पास्ट में देख सकते हैं। तो ये है साइंस हैवी सीन। तो इसलिए हम वो जो कहते हैं ना, अब नहीं मैं बात नहीं करना चाहूँगा, वो फिर हैवी सीन हो जाएगा। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग और मज़े की चीज़ें हैं। साइंस जो है वो सबका अबू है, सबका बाप है, और साइंस को यहाँ तक लाने वाले भी इंसान ही हैं, तो इंसान भी इसका मतलब साइंस का बाप है।
तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये सारा जो है। तो देखते हैं जेम्स वेब जो है कब तक हमें कोई इस तरह की पिक्चर दिखा पाता है, या कब तक सक्सेसफुली जो उसका मिशन है उसके इनिशियल स्टेजेस पे पहुंच पाता है, रिजल्ट आउटकम के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। बाकी अपना काम तो वो कर ही रहा है, लेकिन आदित्य L1 का भी देखेंगे कि ये क्या स्टडी करता है सन के बारे में, उसकी आउटर लेयर जो है कोरोना उसका, और जो सोलर स्टॉर्म्स हैं उसके बारे में। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ मज़े का लगा होगा। इस वाले वीडियो में फिर इतना ही। अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं अभी न्यू को, तो आप कर सकते हैं, लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।